नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात भोपाल के लिए वो रात काली थी। 37 साल उस हादसे को हो गए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी, जिसमें हजारों लोग इसकी चपेट में आए, मारे गए और आज तक कई पीढ़ियां ऐसी थीं जो इससे उभर नहीं पाई हैं, आज भी उसका दंश झेल रही हैं। लेकिन ये 37 साल बहुत लंबा सफर रहा और आज भी उस रात को देखने वाले, उस औद्योगिक के गैस त्रासदी के जिसे कहें कि पीड़ित, वो उस मंजर को नहीं भूल पाते हैं। किस तरीके का वो मंजर था, वो ना सिर्फ भोपाल, ना सिर्फ मध्य प्रदेश, ना सिर्फ भारत, बल्कि दुनिया में एक चर्चा का विषय रहा। और दुनिया में आज भी हालात ये हैं कि भोपाल का नाम जब भी आता है तो दुनिया भर में अगर लोग याद करते हैं तो भोपाल गैस त्रासदी एक ऐसी त्रासदी के रूप में भोपाल को याद किया जाता है। लेकिन वो त्रासदी कितनी भयावह थी, कैसे लोगों ने अपने ही लोगों को अपने सामने जाते हुए देखा, कैसे उस पीढ़ी ने जिसने उस दौर को देखा, उसने अगली पीढ़ियों को बिगड़ते हुए देखा, अगली पीढ़ियों के साथ उसकी शारीरिक अक्षमताओं को देखा और किस तरीके से उनको इंसाफ मिला, न्याय मिला। इस पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ दो बहुत खास मेहमान हैं। वो दोनों खास मेहमान इसलिए खास हैं क्योंकि उन दोनों मेहमानों ने उस दौर को देखा है। उन दोनों मेहमानों ने उस दौर को बहुत करीब से देखा है, ना सिर्फ देखा है बल्कि बहुत करीब से देखा है और अपनी जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ लोगों को बचाने का काम भी किया, लोगों को जागरूक करने का काम भी किया। हमारे साथ दोनों खास मेहमान हैं, आइए आपका उनसे परिचय कराते हैं। हमारे साथ सबसे पहले आपका परिचय कराएं, देवी शरण श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और उस वक्त तत्कालीन सदस्य थे आप गैस त्रासदी कंट्रोल रूम, यानी कि जो कंट्रोल रूम बनाया गया था वल्लभ भवन में आप पोस्टेड थे, जहां मध्य प्रदेश का सेक्रेटरीट होता है। और वहां पर जो ऐसी त्रासदी के बाद सरकार ने तत्काल में जो एक कंट्रोल रूम बनाया था, आप उसके सदस्य थे। उस वक्त जो भी निर्णय हो रहे थे आपकी जानकारी में हो रहे थे और आप उस बात को देख रहे थे, समझ रहे थे। साथ साथ हमारे साथ कमलेश जैमिनी जी हैं, आप वरिष्ठ फोटो पत्रकार हैं। कमलेश जैमिनी जी का अनुभव अगर मैं आपको बताऊं तो वो उस दौर में जिस दिन गैस त्रासदी हुई थी 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात, उस दौरान आज तक जो हम तस्वीरें देखते हैं, कई ऐसी माइलस्टोन तस्वीरें हैं भोपाल गैस त्रासदी की जो याद दिलाती हैं। वो आप ही के कैमरे से ली हुई तस्वीरें थीं और जिस वक्त पूरा शहर एक तरफ भाग रहा था, आप उसके दूसरी तरफ भाग रहे थे और अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, अपनी फोटो पत्रकारिता की जिम्मेदारी आप निभा रहे थे, एक पत्रकार की जिम्मेदारी आप निभा रहे थे। देवी शरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। कमलेश जैमिनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले शुरुआत देवी शरण जी आपसे ही करना चाहूँगा। सर, आपने उस मंजर को अपनी आंखों से देखा है सर, और 37 साल हो गए हैं। 37 साल में मुझे लगता है कि शायद आप भूले नहीं होंगे उस मंजर को। और आप तो सर मध्य प्रदेश की सरकार, क्योंकि जब कोई ऐसी घटनाएं त्रासदी होती हैं तो सरकार की तरफ सबकी निगाहें होती हैं, वो किस तरीके से कदम उठाती है। आप उस समय वहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी थे और जो एक कंट्रोल रूम बनाया गया था सर, उस कंट्रोल रूम के में जो लोग थे उनमें आप एक सदस्य थे। सर, कैसा वो मंजर था उस वक्त, और खासतौर उस दिन के अनुभव को अगर मैं जानने की कोशिश करूं आपसे तो आप कैसे याद करेंगे उसको? मैं नगर निगम में कमिश्नर रहा था, वहाँ से मेरा स्थानांतर जो हुआ वो वल्लभ भवन में हुआ और वहाँ अंडर सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। लेकिन ये सब हो चुका था। उसके बाद मैं अपने घर प्रोफेसर कॉलोनी में और एक सरकारी घर मुझे कोटरा में मिला हुआ था। सुबह घर के आसपास बहुत तेज तेज आवाजें आई। ऐसा लगा कुछ बड़ी तेज से लोग बहुत चल रहे हैं और बड़ी तेज तेज गुफ्तगू भी करते चले जा रहे हैं। तो कुतूहल हुआ और मैं बाहर निकल के देखा मैंने कि लोग भागे चले जा रहे हैं। कोई रुमाल अपने नाक से लगाए हुए है, कोई इशारा कर रहा है, कोई अपने बच्चे को पकड़े हुए है। मैंने पूछा भाई क्या हुआ? कहने साहब गैस लीक हो गई यूनियन कार्बाइड में। इससे उसका कहना था तो मुझे अपने वाले में अंदाज़ा लगा कि कुछ सांस लेने में तकलीफ हो रही है मुझे भी, क्योंकि मैं उससे इतना ज़्यादा इसलिए नहीं था कि मैं जुकाम सर्दी का एक मामूली आदमी हो जाती थी तो ख्याल नहीं करता था। उसके बाद उतर के देखा मैंने तो मेरे एक दोस्त अंडर सेक्रेटरी और थे, उनका नाम था MC अग्रवाल।
वो उन्होंने कहा कि भैया ज़रा अस्पताल चलो यार, मैं देखा हूँ मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, कहीं अस्पताल में कुछ गड़बड़ ना हो। हम लोगों के पास कोई सरकारी गाड़ी उस वक्त मुहैया नहीं थी और हम एक स्कूटर पे बैठकर हम दोनों अस्पताल पहुँचे। अस्पताल का हाल देखा तो हमें ऐसा लगा जैसे मृत्यु का नाच अपने सामने देख रहे हैं। एक जाता था, एक आता था, सफ़ेद कपड़े में लपेट दिया जाता था और वहीं ज़मीन पर हमीदिया अस्पताल के पिछवाड़े वाले मैदान में जो अब घेर लिया गया है, लाइन लगी हुई थी और एक के बाद एक भीड़ आती चली जा रही थी, हैबतनाक, दिल फाड़ देने वाली। समझ में नहीं आया क्या हुआ, समझ में नहीं आया क्या हुआ, कैसे हुआ। और इसकी तफसील जानने के लिए इतने बड़ा हादसे में हम लोगों को लगा कि हम लोगों के रिश्तेदार का क्या हाल होगा। चिंता बिल्कुल जाहिर हो जाती है सर ऐसे टाइप पे। लेकिन कमलेश जैमिनी जी, सर आप तो अपनी आंखों से भी देख रहे थे और अपने कैमरे से भी उसको कैद कर रहे थे सर। सर आप कैसे याद करेंगे, क्योंकि आपने तो जिस वक्त लोग एक तरफ भाग रहे थे, आप दूसरी तरफ भाग रहे थे सर। आदित्य जी, मैं उस ज़माने में नई दुनिया के लिए काम करता था और जैसा कि सबको मालूम है कि नई दुनिया इंदौर से निकलता था और हमारे यहाँ ब्यूरो चीफ मदन मोहन जोशी थे, उनका फ़ोन आया मेरे पास कि कमलेश जी, हम अरेरा कॉलोनी में हैं और देखिए हमीदिया अस्पताल में क्या पोजीशन है और अगर आप कुछ छायांकन कर सकें तो कर लें। मेरे दादाजी को निधन को 3 दिन हुए थे, तो हम लोग सब घर में ही थे, शोक था और 3 दिन से वैसे भी दुकान हमारी बंद थी। मैंने जस्ट अपने घर के पीछे जाके दुकान में पहुंचकर और कैमरा उठाया और उसके बाद स्कूटर लेकर जब मैं हमीदिया अस्पताल की तरफ चला तो रास्ते भर मुझे, जैसा कि दादा ने बताया है, बहुत सारे लोग मिले। कोई ठेले पर अपने परिवार को ले जा रहा था, कोई साइकिल पे भाग रहा था, कोई पैदल भाग रहा था। हमीदिया अस्पताल में पहुंचने के बाद मैंने देखा कि वहाँ इमरजेंसी के बाहर एक भीड़ लगी हुई है और एक एक करके लोग अंदर आ रहे हैं। डॉक्टर बिसारिया उस ज़माने में महापौर हुआ करते थे, तो वो भी महापौर की हैसियत से भी और एक डॉक्टर की हैसियत से भी कुछ लोगों को देख रहे थे। मेरा काम था, मुझे छायांकन करना था, मैं छायांकन भी करता गया। इमरजेंसी के जो गलियारा था उसमें जब मैं पहुंचा तो वहाँ बहुत ही विभत्स दृश्य देखने को मिल रहे थे। छोटे छोटे बच्चों को लोग लेके आ रहे थे और कह रहे थे कि डॉक्टर साहब इस बच्चे को बचा लीजिए, और मैं ये देख रहा था कि वो बच्चा मर चुका है। यहाँ बताना ये आवश्यक समझता हूँ कि सन 1969 में जब यूनियन कार्बाइड शुरू हुआ, तब से हम क्योंकि यूनियन कार्बाइड का काम कर रहे थे और ये जिस प्लांट में गैस त्रासदी हुई वो प्लांट के डिगिंग से लेके और पूरे निर्माण तक हर दूसरे दिन हमें उसका प्रोग्रेसिव फोटोग्राफी करनी होती थी। इसलिए यूनियन कार्बाइड की जो गतिविधियां थी रोज़मर्रा की, उनसे हम बहुत ही करीब से वाकिफ़ थे। जब मैंने ये देखा कि ये जो गैस निकली है मेरे घर के वरांडे में से, तो मैंने कोशिश की उसको इनहेल करने की, क्योंकि वहाँ जो गैसेस थी उसमें मुझे ऐसा लगा जैसे कि टीयर गैस होती है, आंखों में से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने अपने परिवार में जो लोग इकट्ठे थे उन सबको इकट्ठा करके एक जगह रखा और उनसे सबसे कहा कि पानी के छींटे लगाइए, ये नैपकिन्स वगैरह को उससे बचाव आप लोग कर रहे थे सर। लेकिन देवी शरण जी, सर आप तो वल्लभ भवन में बैठते थे सर उस समय, और सरकारें क्या निर्णय कर रही थी सर उस वक्त? सरकार का सबसे पहला फोकस क्या था? हमारे सबसे बड़े सेक्रेटरी थे A.N. वर्मा, और बादल दास साहब हमारी ये वाली एक ऐसी सीट उन्होंने क्रिएट की थी कि जितने टेलीफोन्स वल्लभ भवन लोग करते हैं वो यकजाई तौर पर आएँ और तुम इस सूचनाओं को संबंधित को प्रसारित करते रहो, और यहाँ से जो आदेश जाते हैं उन आदेशों को उन लोगों तक पहुँचाओ जिनको हम कुछ कहना चाहते हैं। बीच बीच में हमसे ये कहा गया कि आज चूँकि नगर निगम में रहे हो इसलिए इसके आसपास की गलियों में मुर्गियाँ मरी हुई, गाय भैंस ढोर मरे हुए, जानवरों की ऐसी छोटे
सी गलियों में है कि अब उनकी लाश फूलकर इतनी बड़ी हो गई है कि उनका निकाला जाना अपने आप में कठिनाई था। तो बड़ी बड़ी क्रेन्स लाई गई जिसमें उनको बांध बांध के सड़क पर लाया गया। सारी मवेशी वहाँ से और मुर्गियाँ बकरियाँ ये सब इकट्ठी की गई और की जाकर ट्रकों में भर भर के और ऊपर से इनके ऊपर चूना और क्या क्या डाल के ढांक के इनको ले जाया जाता था। वो ट्रकों में भगवाने का काम करके फिर आके रिपोर्ट करनी पड़ती थी, कितने ट्रक क्या भेजा गया वो आप बताते थे और वहाँ नोट करते थे, ताकि वल्लभ भवन में जो उच्च अधिकारी इस काम को देख रहे हैं वो इससे सूचित हो जाएं कि कहाँ क्या काम चल रहा है। इस बीच में एक बात और मैं याद दिलाऊं आपको कि एक बार ऐसा हुआ था कि एक हेलीकॉप्टर से खास किस्म का छिड़काव होने वाला था ताकि ये जो सब जहर हवा में है वो बैठ जाए। उसके लिए भी शहर के बाशिंदों को कहा गया कि आप नए भोपाल की तरफ जाइए और वहाँ टेंट लगाकर उन लोगों को ठहराया गया, खाना खिलाया गया और ये बारिश यहाँ की गई हेलीकॉप्टर से ताकि ये जहर भरी हवा किसी तरह बैठ जाए और ये और लोगों को आगे तंग न कर सके। सर ये प्रयास तो सरकार ने किए थे जो भी उस वक्त की होगी, और लेकिन वो नाकाफी दिख रहे थे क्योंकि इतना बड़ा मंजर अगर तबाही का दिखा तो वो आसान नहीं था। लेकिन कमलेश जैमिनी जी, आपने बताया कि इस हादसे के कई साल पहले से आप यूनियन कार्बाइड जाते आते रहते थे सर, और जिस वक्त उसकी शुरुआत हुई थी तो उसकी जो समय समय पर प्रोग्रेसिव फोटोग्राफी होती थी वो आप करते रहते थे। सर कोई उद्योग जब किसी शहर में शुरू होता है और हम जब उस शहर के नागरिक होते हैं, किसी भी शहर के, आप भी इस शहर के नागरिक थे सर, तो आपके अंदर बड़ी उम्मीद जागी होगी सर कि एक बड़ा उद्योग इस देश पर मेरे शहर में लग रहा है और बड़े लोगों को, कई सारे लोगों को उसमें रोज़गार मिलेगा और एक प्रोग्रेसिव की तरफ आप इस शहर को जाते हुए देखते होंगे, आपके भी सपने होंगे सर। और उसी उद्योग से कुछ सालों के बाद इतनी बड़ी त्रासदी हो जाना, उसी उद्योग से एक इतने बड़े हादसे के ज़रिए पूरे शहर को तबाह कर देना, क्या आपने कभी सोचा था? और आज आप उसको कैसे, मतलब आपकी भावनाएं क्या कहती होंगी कि जिस उद्योग को मैं प्रोग्रेसिव फोटोग्राफी के लिए जाता था, जहां पर जिसको मैंने बनते हुए देखा, जिसको मैंने लगते हुए देखा, जहां पर अपने ही शहर के बाशिंदों को काम करते हुए देखा, वहां से रोजगार पाते हुए देखा, उसने मेरे ही शहर में तबाही मचाई? नहीं, ऐसा नहीं है आदित्य जी। असल में क्या है कि हम वर्षों से ये भी सुनते आए और देखते आए हैं कि जिस ज़माने में स्टोव हुआ करते थे, स्टोव में ज़्यादा हवा भर जाती थी तो वो फट जाते थे। आज भी कई बार हादसे होते हैं, गैस की टंकी का भी हादसा होता है और यही सब कुछ हमारे एक कारिंदे के कारण हुआ है जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। उसको जो ड्यूटी दी गई थी उस ड्यूटी पे से वो वहाँ से नदारद हुआ और जब गैस का पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और वो जब वहाँ पे आया तो उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं, और वो शख्स वहाँ से भाग लिया और यही कारण रहा कि ये गैस निकली। अगर वो कंट्रोल करता रहता और उसकी मीटरिंग करता रहता, उसके कंट्रोल जो उसके हाथ में थे उन पर ध्यान देता रहता तो शायद ये त्रासदी ना होती। जब से हवाई जहाज बने हैं तब से आज तक न जाने कितने लाख लोग हवाई हादसों में मर चुके होंगे, लेकिन हमने हवाई जहाज को बंद नहीं किया। हवाई जहाज आज भी उड़ रहे हैं, लेकिन फेल्यूर अगर टेक्निकल है तो बात अलग है। मैनुअल अगर कोई फेल्यूर होता है तो उसकी जवाबदेही जो है उस व्यक्ति विशेष पे होती है और यही कारण रहा कि ये त्रासदी हुई। क्योंकि जब सरकार ने यूनियन कार्बाइड को अपना प्लांट बनाने की यहाँ परमिशन दी थी तो उससे पहले उसके बारे में सारी जानकारियाँ हासिल की गई थी और ये जो MIC का प्लांट है ये जब बनना शुरू हुआ था तो उसकी एरियल फोटोग्राफी कराई गई थी जिसको हमने किया था और उसमें बाकायदा वो सारी तस्वीरें अमेरिका गई थी और दिल्ली और कलकत्ता गई थी। पूरी गैस त्रासदी में जो हमारा फेल्यूर है वो मैनुअल फेल्यूर है, आदमी की तरफ से की गई ये कमी है और 37 साल तो वो ठीक है। मैंने जिस रात को वहाँ अपने आप को देखा था हमीदिया अस्पताल में और उसके बाद में सुबह 4 बजे में JP नगर भी गया था, जैसा दादा ने बताया। वहाँ पे घरों में जानवर मरे पड़े हुए थे, घरों में लोग मरे हुए पड़े थे।
आपको ताज्जुब होगा ये जानकर के कि जेपी नगर में बिल्कुल सामने कुछ ऐसे घर भी थे जहां किसी को कुछ हुआ ही नहीं था, क्योंकि वो इतने प्रोटेक्टेड सो रहे थे, उन्हें तो ये भी नहीं पता चला कि रात को यहाँ यह हादसा हो चुका है। लेकिन जेपी नगर से जो लोग भागना शुरू हुए हैं, वो उस क्लाउड के नीचे भागते रहे जो क्लाउड बना हुआ था गैस का। और एक पूरी लंबी कहानी है ये, क्योंकि पहले वो विंड्स जो हैं वो स्टेशन की तरफ चलती हैं, तो वो स्टेशन को चपेट में लेती हैं, फिर वो कार्बाइड की तरफ आती हैं, फिर वो साउथ की तरफ बहने लगती हैं, और जैसे जैसे वो बहती जा रही हैं वैसे वैसे लोग उसके नीचे आते जा रहे हैं। देवी शरण जी, जैसे कमलेश जी ने बताया कि अस्पताल का मंजर बता रहे हैं, वो एक इलाके का मंजर बता रहे हैं। सर, आपने भी कहा कि जब आप हमीदिया अस्पताल पहुंचे तो कुछ पीछे का जो मैदानी इलाका था वहां पर लाशें ही लाशें सफ़ेद कपड़े में बंधी हुई दिखाई दे रही थी। सर, इस तरीके की एक तरीके से त्रासदी थी है, और ऐसी त्रासदी जहां डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या इलाज करें अचानक से। हमने हाल में एक बड़ी महामारी देखी है सर, और अभी तक झेल रहे हैं उस महामारी से, और आज भी वो डॉक्टर्स समझ नहीं पा रहे हैं कि शुरुआती दौर में नहीं समझ पाए कि इसका इलाज क्या किया जाए। बहुत कॉमन इलाज पूरे दुनिया भर में हर विशेषज्ञ समय के साथ सीखता करता गया और उसको जानता जा रहा है सर आज भी, और वो भी बदलता जा रहा है। लेकिन उस दौर में डॉक्टर्स के सामने क्या चुनौतियां थीं? हमारे जो पूरा स्वास्थ्य सिस्टम है भोपाल का, खासतौर से अगर बात करें, जो मुख्य अस्पताल थे जेपी और हमीदिया अस्पताल, वहां पर क्या इंतजाम सरकार की तरफ से करने की कोशिश की जा रही थी? बहुत ज़बरदस्त। मुख्यमंत्री स्वयं उसमें हिस्सा लेते थे, देखते थे कि ये काम कैसे चल रहा है। आपको विश्वास दिलाऊं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस दिन ये वर्षा से बिठाने का काम हुआ, दोनों खुले में खड़े हुए ने उसको फेस किया था हमारे शहर में। दोनों मुख्यमंत्री हमारे और अटल बिहारी जी वाजपेयी खुले में खड़े होकर को जो पानी का मंदिर था उन्होंने अपने ऊपर झेला, ताकि लोग देखें कि हमारे नेता छुप नहीं रहे, बल्कि मैदान में आकर इसके इलाज कर रहे हैं। डॉक्टरों की बात करूं, हर आदमी की ज़बान पर कुछ ना कुछ था। हर डॉक्टर अपने आप को इतना मशगूल पाता था, उसके अलावा दूसरी बात सुनने को तैयार नहीं था। मैं समझता हूँ मेडिकल डिपार्टमेंट, वल्लभ भवन के सारे बड़े अधिकारी, हर बात की खबर और हर चीज़ पर निगाह गवर्नमेंट की तरफ से। मैं ये कह सकता हूँ कि उसका एक मामूली पुर्जा हूँ, लेकिन ये कह सकता हूँ कि पूरी गवर्नमेंट एक तरह से तन मन धन से लगी हुई। लगना ही पड़ता सर, जिम्मेदारी भी बन जाती है। सर, सुन लेते गैस राहत मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर। विश्वास सारंग ने इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया दी है, वो आपको सुनाते हैं। हम सबका दुर्भाग्य है कि दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी भोपाल में हुई, और उस समय की कांग्रेस की सरकार, चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की हो, उसने गैस पीड़ितों का साथ नहीं दिया। अर्जुन सिंह और राजीव गांधी जी ने स्वयं एंडरसन को इस देश से भगाने का षड्यंत्र किया था। वो कह रहे थे कि उस दौर के जिम्मेदार जो थे उन्होंने किस तरीके से काम किया, ये दुनिया जानती है। लेकिन कमलेश जैमिनी जी, अब 37 साल सर हो चुके हैं, और इन 37 साल में जो गैस पीड़ित थे, जो हैं, और जो पीढ़ियां अभी तक उसका दंश झेल रही हैं सर, वो क्या झेल रही हैं, क्या दिक्कतें हैं उनके सामने? मैं ये सवाल सर इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके लिए तो बड़ा साधारण सवाल है, भोपाल के नागरिक होने के नाते मेरे लिए बड़ा साधारण सवाल है। लेकिन ये कार्यक्रम जब भोपाल, मध्य प्रदेश के बाहर जो लोग देख रहे होंगे, या जो नई पीढ़ी दिख रही होगी जिसने उस उद्योग त्रासदी के दौरान नहीं थी, उस तक पहुँचे वो बात। ऐसा है कि मैं हमीदिया अस्पताल में जहाँ फोटोग्राफी के लिए गया था, मैंने सुबह अपना कैमरा रख दिया था, और 1.5 फुट की जगह थी विंडो में, मैं वहाँ बैठा था और वहाँ से पूरा कंट्रोल कर रहा था। और जो भी कैंप लगा वो पूरा कैंप मेरे मार्गदर्शन में चल रहा था वहाँ, चाहे वो स्काउट गाइड का हो, एनसीसी का हो, या जो जो लोग भी वहाँ आ रहे थे जो अपना सपोर्ट कर रहे थे। इवन इंदौर और उज्जैन और बाहर के लोग भी आए थे। मेरे पास लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये कलेक्शन हुआ था। एक बच्ची आई, कहने लगे अंकल जी ये 2 रुपये मेरी तरफ से भी आप ले लीजिए, जो मैंने डॉक्टर NR भंडारी को वहाँ दिए थे। पूरा कलेक्शन मेरा। उन पूरे 15 दिन में मैंने देखा कि लोग आ रहे हैं, उसमें से कितने बच रहे हैं ये पता नहीं चल रहा था।
क्योंकि पहली रात को जो मैं वहाँ पहुँचा था और मैंने जो मरने का जो लोगों का क्रम देखा एक के बाद एक, सबसे पहले मैंने देखा था एक बच्ची को लाए थे, वो 10-12 साल की रही होगी, उसके मुंह में से झाग निकल रहे थे और उसके चेहरे पर रेत लगी हुई थी। इसका मतलब ये था कि उसने अपना चेहरा रेत में घुसेड़ दिया था। उसके बाद फिर एक बच्चे को लाया गया था, वो मतलब 28 नंबर के रूम में लेके आते थे, थोड़ी देर वो रहता था और चला जाता था। डॉक्टर्स का जहाँ तक ताल्लुक था उसमें त्रिवेदी साहब और अग्रवाल साहब, ये कुछ डॉक्टर ऐसे थे जो बिल्कुल बगैर हटे हुए वहाँ अपने काम में लगे हुए थे और कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी कंट्रोल हो सके। क्योंकि मैं यूनियन कार्बाइड में भी जाता था और यूनियन कार्बाइड से संबंध था, और मैंने जब ये महसूस कर लिया था कि आंखों में से पानी आता है जैसे टीयर गैस चली हो, तो वहाँ गलियारे में लोगों को मैंने गाइड भी किया। और फिर सुबह मैंने अपना कैमरा रख दिया था जब मैंने ये देखा कि एक रूम में लाशों का ढेर हो चुका है, और उसका फोटोग्राफ लेने के बाद फिर मैं बाहर आ गया था और मैंने कहा कि अब कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ अब सेवा देना ज़रूरी है, अब फोटोग्राफी करने का कोई औचित्य वो नहीं कर्तव्य आपने निभा लिया था सर पहले ही, अब दूसरा सामाजिक कर्तव्य निभाने का समय था। लेकिन देवी शरण जी, कितने दिन लगे सर स्थितियां थोड़ी सामान्य होने में? सर उस समय कलेक्टर थे एक वहाँ मोती सिंह जी, हमारे जिले के जी हाँ, और एसपी थे स्वराजपुरी जी। स्वराजपुरी। ये दोनों ऐसे व्यक्ति थे जिनसे मेरा संपर्क वल्लभ भवन के नाते रोज होता था कई बातों के लिए। मैं देखता था कि इलाज के लिए तो मैं इतना नहीं जानता कि डॉक्टर्स क्या मर्ज निकाला और किस तरह उन्होंने ट्रीट किया, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि लोगों को बहुत भरोसे में लिया उन्होंने और बहुत अच्छी तरह से अपनी ड्यूटीज़ को निभाया। और आज जब याद करता हूँ वो समय, तो मुझे लगता है कि गैस शब्द एक इतना डरावना शब्द था कि जिसको कहो गैस तो वो कहता था गैस मत कहा करो, क्योंकि गैस मौत का नाम गैस हो गया था। मैं समझ सकता हूं सर, आपकी भावनाओं को भी समझ सकता हूं। और जमनी जी, आपसे भी यही सवाल करना चाहूंगा सर, कितना समय लगा था सर स्थितियां सामान्य दिनों तक पहुंचने में? अभी भी सामान्य तो नहीं हुई है, क्योंकि जिन परिवारों में लोगों को उसका इफेक्ट हुआ है वो अभी भी उससे त्रस्त हैं। और जो लोग बच गए ये ईश्वर की कृपा ही है। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने वहाँ भाग के भी काम किया, मैं वहाँ 15 दिन भी रहा, अस्पताल में रहा, लोगों के संपर्क में भी रहा, लेकिन ये कुछ ईश्वर ही कृपा हो सकती है जिसके कारण कुछ लोग ऐसे हैं जो लेकिन अधिकांश उस त्रासदी से आज तक उबर नहीं पाए सर। और शायद इसका दुख हमें भी है और इसका दंश हमें तो दुख है, लेकिन कई लोग तो झेल भी रहे हैं सर। लेकिन ये बात भी सत्य है कि उस वक्त की सरकार पर भी कई सवाल खड़े हुए, केंद्र की सरकार पर भी कई सवाल खड़े हुए। जो मुख्य आरोपी था वॉरेन एंडरसन, जिसका जो उसका मालिक था, उसको भगाने को लेकर भी कई सवाल सरकारों ने उठाते हैं, समय समय पर उठते रहते हैं। और ये वक्त के सवाल है, लेकिन सवाल बस यही है कि 37 साल बाद भी आज जिस तरीके से ये पूरी त्रासदी जब हुई थी 1984, 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात थी, आज 2 तारीख है, और आज इस समय 37 साल पहले भोपाल को नहीं पता था कि उनके साथ क्या घटने जा रहा है। भोपाल की उस पीढ़ी को नहीं पता था कि आने वाली कई पीढ़ियों के लिए ये रात, आने वाली रात कितनी खतरनाक होने वाली है, कितनी भयावह होने वाली है। लेकिन वो जब हादसा हो गया, उस हादसे के बाद भोपाल की तस्वीर एकदम बदल चुकी थी। देवी शरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमलेश जैमिनी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर वक्त की हमारे पास, सर प्लीज अगर दें तो BMHRC खुलने के बाद से आज भी उन लोगों को मुफ्त दवाइयों का वितरण जारी है, और मैं उनमें से एक बेनिफिशियरी हूँ कि मुझे जो सांस की तकलीफ है उसकी दवाएं मुझे, ये बात आप सही कह रहे हैं सर, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये गैस राहत अस्पताल बनाया गया और उस अस्पताल के जरिए उन लोगों को मुफ्त इलाज देने की कोशिश की गई। और आज भी उसके उत्थान को लेकर, उसको बल्कि अब ये कहें कि उसको भोपाल एम्स में तब्दील करने को लेकर भी विचार चल रहा है, बातें चल रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप दोनों मेहमानों का। चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये अगला आ गया अपना आखिरी